नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है टीचर्स क्लब। आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा 6 की जो अभ्यास कार्य पुस्तिका है विज्ञान विषय की, उसके अध्याय 7 के प्रश्नों को हल करेंगे। अध्याय 7 का नाम है जीवों में अनुकूलन। समय व्यस्त करते हुए सीधे चलते हैं क्वेश्चन की ओर। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प छाटिए। का नंबर है कि राजू ने एक धारा रहित एवं चिकने शरीर वाले जीव को देखा। उस जीव का वास स्थान क्या हो सकता है? पानी, पहाड़, मरुस्थल या घास वाली भूमि। अक्सर ये देखा जाता है जब आप विज्ञान का अध्याय पढ़ेंगे जीवों में अनुकूलन, तो वहाँ पर आपको मिलेगा कि जो जीव धारा रेखित शरीर वाले होते हैं और चिकने होते हैं वो मोस्टली कहाँ पर रहते हैं? वो हमारे रहते हैं पानी पे। तो पहले प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है हमारा पानी। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। अगला सवाल है, अगले सवाल में कह रहा है कि जलीय पौधा कौन सा है। ठीक, आपको कह रहा है जलीय पौधा कौन सा है? आम, नीम, नागफनी या सिंगाड़ा। तो आप सभी लोग बचपन से ही जानते हैं कि जो सिंगाड़ा होता है ये हमारा तालाबों में निकाला जाता है, तो जलीय पौधा है हमारा सिंगाड़ा। ठीक है, अब इसके बाद नंबर ग में आया, सामान्यतया मछली सांस लेती है। तो मछली किसके द्वारा सांस लेती है? तो आपको पता है मछली गलफड़ों की मदद से सांस लेती है। ठीक है, और गलफड़ों को अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं गिल्स। तो तीसरे का विकल्प सही है हमारा गिल्स। इसके बाद घ नंबर है, घ नंबर में कह रहा है मेंढक कहाँ रहता है? जल में रहता है, स्थल में रहता है, वायु में रहता है या फिर जल और स्थल दोनों में रहता है? आप लोगों ने देखा है कि जो मेंढक होता है ये जल और स्थल दोनों में रहता है, तो चौथा विकल्प सही है। अंग नंबर में आया मरुस्थलीय पौधों में जड़ें कैसी होती हैं? अधिक विकसित होती हैं, कम विकसित होती हैं, अनुपस्थित होती हैं या नहीं होती हैं? तो मरुस्थल का मतलब आप समझते हैं रेगिस्तान, और रेगिस्तान पौधों की जो जड़ें होती हैं वो अधिक विकसित होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे मरुस्थलीय पौधों की जड़ें अधिक विकसित होती हैं। आगे चलेंगे, हाइड्रिला। हाइड्रिला क्या है? जलीय पौधा है, स्थलीय पौधा है, मरुस्थलीय पौधा है या हमारा इनमें से कोई नहीं? तो हाइड्रिला के बारे में पहले से ही मालूम है कि ये पौधा जल में पैदा होता है और जल में पैदा होने के कारण हम इसे जलीय पौधा कहेंगे। तो 4 नंबर का पहला विकल्प पूरी तरीके से सही है। आइए चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सबसे पहले मछली जल में घुली ऑक्सीजन को खाली जगह के द्वारा ग्रहण करती है। तो आपको पता है कि ये गिल्स के द्वारा ग्रहण करती है, जिसे गलफड़े कहते हैं और इसे दूसरी भाषा में क्लोम भी कहा जाता है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे गिल्स। गिल्स, और हम इसको कह सकते हैं क्लोम या क्लोमो द्वारा। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में है कि जल और स्थल दोनों में रहने वाले जंतुओं को क्या कहते हैं? तो भाई आपको पता है जल में रहने वाले जंतुओं को जलीय जंतु कहते हैं, स्थल में रहने वाले जंतुओं को स्थलीय जंतु कहते हैं, और जो दोनों में रहते हैं उन्हें कहते हैं उभयचर। तो यहाँ पर हम उत्तर भरेंगे अपना उभयचर। चलिए भाई अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल में पक्षियों की अस्थियाँ खाली जगह होती हैं। हम सभी लोग जानते हैं कि पक्षी हवा में उड़ते हैं और पक्षियों की जो बनावट होती है उसी से प्रेरित हो करके हमारे जहाज़ की बनावट बनाई गई है। तो जो पक्षियों की अस्थियां होती हैं ये खोखली होती हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा खोखली। चले भाई आगे करें। निम्नलिखित में सही पर सही का निशान और गलत पर गलत का निशान लगाइए। जो आपको सही लग रहा है उसे सही करिए और जो गलत है उसे आप गलत करें। ठीक है, आ जाइए। सबसे पहले मरुस्थलीय पौधों में जड़ें अल्प विकसित होती हैं। ये सवाल अभी आप विकल्प के तौर पे भी लिख के आए हैं, और आपको पता है कि मरुस्थलीय पौधों में जो जड़ें होती हैं वो अत्यधिक विकसित होती हैं। तो ये क्या है, हमारा ये कथन गलत है, चूँकि ये कह रहे हैं अल्प विकसित होती है, जबकि नियम कहता है कि अत्यधिक विकसित होती है। आगे चलेंगे। नीम, आम, बबूल, अमरूद मरुस्थलीय पौधे हैं। आपको ऐसा लगता है क्या ये नीम, आम, बबूल और अमरूद ये तो हमारे वातावरण में हमारे आसपास पाए जाते हैं? तो हमारे आसपास मरुस्थल तो है नहीं, हमारे आसपास तो सामान्य बस्ती है। तो ये भी कथन गलत है, तो यहाँ गलत का निशान लगा देंगे। आगे चलेंगे। आगे है पक्षियों के अग्रपाद
पंखों में रूपांतरित तो होते हैं। बिल्कुल सही है, यहाँ पर सही का निशान लगाएंगे। अग्रपाद का मतलब होता है आगे वाले पैर। इसके बाद है आपका जलीय पौधे हल्की व स्पंजी होते हैं। जलीय पौधे हल्के और स्पंजी होते हैं, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर भी हम सही का निशान लगाएंगे कि जलीय पौधे जो होते हैं वो हमारे हल्के और स्पंजी होते हैं। फिर मरुस्थलीय पौधों की पत्तियाँ मांसल और कांटों के रूप में पाई जाती हैं। बिल्कुल 100% सही है। जो मरुस्थलीय पौधे होती हैं उनकी जो पत्तियाँ होती हैं वो मांसल और कटीली होती हैं। तो ये सही का निशान यहाँ पर लगाया जाएगा। अब आ गया क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने स्क्रीन में। करें स्तंभका को स्तंभका से सुमेलित कीजिए। स्तंभका में आपको लिखा है मछली, जलकुंभी, मेंढक, नागफनी और पक्षी, और स्तंभका में इनसे जुड़ी हुई चीज़ें लिखी हुई हैं। तो कराए सबसे पहले मछली। तो हमने स्तंभका में देखा कि मछलियाँ गिल्स मछलियों के अंदर होता है, उन्हीं से वो पानी में सांस लेती हैं। तो हम मछलियों को किससे मिला देंगे? गिल्स से। ठीक है, चलिए फिर आगे। अब इसके बाद नंबर आया जलकुंभी। जलकुंभी कैसा पौधा है? हम सभी लोग जानते हैं हाइड्रिला और जलकुंभी ये जलीय पौधा है, तो हम इसको जलीय पौधे से मिला देंगे। फिर आगे चलेंगे। अब है मेंढक। मेंढक कैसा होता है? मेंढक जल और स्थल दोनों में रहता है, इसीलिए मेंढक को कहा जाएगा कि मेंढक हमारा जो है वो उभयचर होता है। फिर आगे चलेंगे। अगला है पक्षी। पक्षियों की जो अस्थियाँ होती हैं, हड्डियाँ होती हैं, ये खोखली होती हैं, तो हम पक्षियों को ये खोखली हड्डियों से मिला देंगे। अब अगला नंबर आया हमारा नागफनी। तो नागफनी जो है वो एक मरुस्थलीय पौधा माना जाता है। तो यहाँ पर नागफनी की पत्तियाँ कांटों में परिवर्तित होती हैं, तो यहाँ पर नागफनी यहाँ पर कर देंगे। लेकिन फिर भी ध्यान रखेंगे आप, नागफनी हमारे घरों पे भी पाया जाता है। अब अगला है क्वेश्चन नंबर 5। कहा जा रहा है कि जो बेमेल है उसे छाट करके लिखिए। तोता, कबूतर, कछुआ और गौरैया। तो भाई देखिए, तोता भी उड़ता है, कबूतर भी उड़ता है, गौरैया भी उड़ती है। गौरैया चिड़िया होती है, हमारे घरों में आती है, और इसमें से कछुआ उड़ नहीं सकता। तो इसका सही उत्तर है हमारा कछुआ। तो यहाँ पर हमने लिखा कछुआ। आगे अगले नंबर में गाय, बैल, बकरी और ऊँट। देखिए भाई, गाय भी दूध देती है, बकरी भी दूध देती है, ऊँट भी से हमें दूध मिलता है। तो हमारे लिए इस पे अलग क्या पड़ रहा है और क्या पड़ रहा है? तो जहाँ तक हमें समझ में आ रहा है यहाँ पर और पड़ रहा है हमारा बैल। लेकिन हमने इसका फिर से आकलन किया, तो हमने फिर से सोचा गाय, बैल, बकरी ये हमारे घरेलू जानवर हैं, हमारे आसपास रहते हैं। लेकिन ऊँट ये हमारा घरेलू जानवर नहीं है, ये रेगिस्तान पर रहता है, तो हम प्राथमिकता ऊँट को देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया? ऊँट। पहले हमें लग रहा था कि ऊँट नहीं होगा, बैल होगा, क्योंकि हम ये मानते थे कि भाई ऊँटनी का दूध मिलता है, गाय का दूध मिलता है, बकरी का दूध मिलता है, तो हम बैल को अलग कर रहे थे। लेकिन जब हमने इसका एक गहन अध्ययन फिर किया तो ज़्यादा सटीक उत्तर हमें समझ में आया ऊँट। आइए अगले सवाल करते हैं। अगले सवाल में देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 6। करें निम्नलिखित प्रश्नों में अंतर लिखिए। ठीक है, आपको प्रश्नों में अंतर लिखना है। सबसे पहले क्या आपको बताना है? स्थलीय जंतु। ठीक, तो स्थलीय जंतु और इसकी परिभाषा आप लिखेंगे और 1-2 उदाहरण देंगे। ठीक है, तो आ जाइए भाई। तो यहाँ पर लिखेंगे ऐसे जंतु जो स्थल पे रहते हैं। ठीक है, स्थलीय जंतु कहलाते हैं। जब भी कोई परिभाषा लिखें उसे वैज्ञानिक भाषा के आधार पर लिखें। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ऐसे जंतु जो स्थल में निवास करते हैं स्थलीय जंतु कहलाते हैं। चलिए भाई, आप सभी लोगों को समझ में आ गया। अब स्थलीय जंतुओं के अगर उदाहरण बताने हैं तो स्थलीय जंतुओं के हम उदाहरण दे सकते हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा एग्जाम्पल। बहुत सारे उदाहरण हमारे आसपास हैं, जैसे कि गाय है, बकरी है, कुत्ता है, बिल्ली है। तो यहाँ पर हमने लिखा गाय, बकरी,
कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, गधा, इतनी चीज़ें हमने यहाँ पर लिख दी। अब देखिए भाई, अब आया उभयचर जंतु। तो उभयचर जंतु के बारे में परिभाषा लिखेंगे कि ऐसे जंतु जो स्थल और जल दोनों में निवास करते हैं उन्हें उभयचर जंतु कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे ऐसे जंतु जो जल व स्थल दोनों में निवास करते हैं उभयचर कहलाते हैं, उभयचर जंतु कहलाते हैं। आइए आगे। अब यहाँ पर हो गया आपका एग्जाम्पल। अब देखिए एग्जाम्पल में क्या क्या है, मेंढक, टोड, और दो ही उदाहरण हमको याद आ रहे हैं, तो हमने यहाँ पर लिखा टोड, और दूसरा है मेंढक। चलिए भाई, अब इसके बाद जो है अब प्रश्न आया हमारा कि जलीय पौधे क्या हैं, जलीय पौधों के बारे में बताइए। तो भाई परिभाषा बहुत आसान है, हम लोग लिखेंगे कि ऐसे पौधे, ठीक है, ठीक, और जो जल में उगते हैं वो जलीय पौधे कहलाते हैं। ठीक है, और जलीय पौधों की खासियत क्या होती है? जलीय पौधों की खासियत होती है कि इसका जड़ तंत्र अल्प विकसित होता है, पत्तियां पतली, कटी, फटी और तैरने की अवस्था में होती हैं। ठीक है, और इसके उदाहरण आपको बताते हैं, और सबसे पहले हम इसे पूरा करेंगे। तो लिखेंगे जल में उगने वाले पौधों को जलीय पौधा कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे इनकी जड़ तंत्र अल्प विकसित होती है, पत्तियां पतली, गामा कटी फटी व तैरने की अवस्था में होती है। ठीक है, अब यहाँ पर आ गया आपका एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल में हम लोग लिख सकते हैं सिंघाड़ा, हाइड्रा, हाइड्रिला, चलिए भाई, अब मरुस्थलीय पौधों की परिभाषा हमको लिखनी है। तो हम लोग बताएंगे कि मरुस्थल में उगने वाले पौधों को मरुस्थलीय पौधे कहते हैं, और इनका जो जड़ तंत्र है वो ज़्यादा फैला होता है या विकसित होता है। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कम करने के लिए पत्तियां मांसल कांटों या साल्कों के रूप में रहती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे कि
मरुस्थल में उगने वाले पौधों को मरुस्थलीय पौधे कहते हैं। मरुस्थल में उगने वाले पौधों को मरुस्थलीय पौधे कहते हैं। जड़ तंत्र अधिक विकसित होता है। ठीक, आगे वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कम करने के लिए पत्तियां कांटों या साल्कों के रूप में होती हैं। मतलब आपको पता है रेगिस्तान में ऑलरेडी पानी की कमी होती है, तो यहाँ पर लिखेंगे वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को कम करने के लिए वाष्पोत्सर्जन क्रिया धीमी हो इसलिए पत्तियां कांटों के रूप में होती हैं। अभी यहाँ पर एग्जाम्पल आया और एग्जाम्पल में हम लोग लिख सकते हैं नागफनी, ठीक है, और भड़भंडा। ठीक है, चलिए भाई, अब अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित जीवों के प्रकार के अनुसार उनके नामों को लिखिए। आपको यहाँ पर 4 सेक्शन दिए गए हैं। आपको दिया गया है मरुस्थलीय, स्थलीय, जलीय और वायवीय। तो इनमें चारों में आपको ऐसे जानवर लिखने हैं या जंतु लिखने हैं जो ऐसे निवासी स्थानों पर निवास करते हैं। तो सबसे पहले बात आई मरुस्थल। तो मरुस्थल में हमें क्या क्या मिलता है? मरुस्थल में हमें मिल सकता है लोमड़ी, हमें मिल सकता है ऊंट, हमें मिल सकता है हिरण, ठीक, और हमें मिल सकती है छिपकली, और साथ में हमें मिल सकता है बिच्छू। अब स्थलीय में, स्थल में कौन कौन सा निवास करता है? तो भाई स्थल में हमारे निवास करता है गाय, बकरी, कुत्ता, बिल्ली और इसके बाद मुर्गी। अब यहाँ पर आ गया बिल्ली और साथ में आ गया मुर्गी, ठीक। अब चलेंगे भाई, हमें वायवी, तो जो वायु में रहते हैं वो ज़्यादातर, तो यहाँ पर हो गया आपका कबूतर, तोता, मैना, गौरैया, कोयल और कौवा। अब हमारा आया जलीय। अब जलीय में कौन कौन रहते हैं? हमारे मेंढक, मछली, शार्क, व्हेल,
प्रश्न पूरा हो गया। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। करें निम्नलिखित के उत्तर एक शब्दों में दीजिए। पक्षियों के पंख किस अंग के रूपांतरण होते हैं? ठीक है, तो आप सभी लोग जानते हैं कि जब पक्षियों के अंग होते हैं वो किस अंग के रूपांतरण होते हैं? हमारे ख्याल से वो अग्रपाद के रूपांतरण होते हैं। ठीक है, समझ में आया आपको? क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है। एक प्रश्न में एक शब्द में आपको उत्तर देना है। करें पक्षियों के पंख किस अंग के रूपांतरण होते हैं? तो आपको बताना चाहते हैं कि ये रूपांतरण होते हैं अग्रपाद का। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे उत्तर अग्रपाद। आगे चलेंगे। आगे ऊँट किस प्रकार के वातावरण में रहता है? तो ऊँट जो है मरुस्थलीय वातावरण में रहता है। तो यहाँ पर लिखेंगे मरुस्थलीय वातावरण, या हम इसी को कह सकते हैं रेगिस्तानी वातावरण। आगे चलेंगे। ऐसे दो पौधों के नाम लिखिए जो पानी में उगते हैं और भोजन के रूप में खाए जाते हैं। तो भाई एक तो हो गया आपका कमल और दूसरा है सिंगाड़ा और तीसरा है हमारा जलकुंभी। चले भाई आगे चलते हैं। उड़ने वाले कीटों में कितने जोड़ी पंख होते हैं? आपको ये बताना है। तो भाई उड़ने वाले कीटों में हमारे 2 जोड़ी पंख होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 2 जोड़ी। क्वेश्चन नंबर 9। करें वायवीय जंतुओं में अनुकूलन को उदाहरण सहित संक्षेप में बताइए। वायवीय जंतुओं में अनुकूलन को उदाहरण सहित समझाइए। ठीक है, तो भाई अब यहाँ पर हम लोग इसका उत्तर लिखेंगे। तो लिखेंगे वायवीय जंतुओं में अनुकूलन का अर्थ है उड़ने के लिए उनके शरीर में होने वाले विशेष परिवर्तन। ठीक है, और ये परिवर्तन कैसे हो सकते हैं जरा हम उसके बारे में आपको यहाँ समझाना चाहते हैं। ठीक है, चलिए भाई आइए। हम सीधे उत्तर ही लिखते हैं कि वायवीय जंतुओं में अनुकूलन का अर्थ है उड़ने के लिए उनके शरीर में होने वाले विशेष परिवर्तन। चलिए अब देखिए भाई, सबसे पहले हल्का शरीर, ठीक। अब नंबर 2 पंखों की उपस्थिति। इसके बाद वायुगतिकीय आकार, और नंबर 4 है मजबूत मांसपेशियां। ठीक है,
अब इसका थोड़ा थोड़ा मतलब भी लिख देते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर लिखेंगे उड़ने वाले जंतुओं का शरीर हल्का होता है ताकि वह आसानी से उड़ सकें। पंखों की उपस्थिति। अब हम लोग चर्चा करेंगे कि पंखों की उपस्थिति। अब पंखों की उपस्थिति में लिखेंगे कि उड़ने के लिए पंख आवश्यक होते हैं। पंछियों के जो पंख होते हैं वो मजबूत होते हैं और कीटों के पंख झिल्लीदार होते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे कि उड़ने के लिए पंख आवश्यक होते हैं। उड़ने के लिए पंख आवश्यक होते हैं। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि पक्षियों के पंख मजबूत होते हैं और कीटों के पंख झिल्लीदार होते हैं। तो यहाँ पर लिखा पक्षियों के पंख मजबूत व कीटों के पंख झिल्लीदार होते हैं। चले भाई, अब वायुगतिकीय आकार, इसके बारे में हम लोग कुछ करेंगे। तो लिखेंगे कि शरीर वायुगतिकीय होता है जो हवा में प्रतिरोध को कम करता है और उड़ान में सहायता करता है। तो यहाँ पर लिखेंगे वायवीय जंतुओं का शरीर वायुगतिकीय होता है जो हवा में प्रतिरोध को कम करता है और उड़ान में सहायता करता है। चलिए भाई, अब मजबूत मांसपेशियां, इस पर भी हमें अपने विचार लिखने होंगे। तो लिखेंगे उड़ान के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करने के लिए उड़ान के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करने के लिए उनके पास या वायवीय जंतुओं के पास
मजबूत उड़ान मांसपेशियां होती हैं। दोस्तों, इस तरीके से जो कक्षा 6 का अध्याय 7 आपके सामने था वो हमने कंप्लीट कर दिया। उम्मीद है कि आपको हमारा बताया हुआ अध्याय समझ में आया होगा। अगर आपको चैनल पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। तमाम तरीके के ट्यूटोरियल के लिए जो बेसिक शिक्षा विभाग के लिए लाभदायक हों, जुड़े रहें आप अपने यूट्यूब चैनल से जिसका नाम है टीचर्स क्लब। जय हिंद, जय भारत।